दो इमेजेस है यहाँ पे जो बंगाल में 1943 में फेमाइन हुआ था, भुखमरी हुई थी, उस पे दो इमेजेस यहाँ पे बनाई गई है जो कि रिप्रेजेंट करती है बंगाल के फेमाइन को, जिसमें ये 4.1 है और ये 4.2 है इमेजेस। इसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ओल्डर जो लोग हैं, ज़्यादातर हमें बूढ़े लोग दिख रहे हैं जिनकी मांसपेशियाँ चिपक सी गई हैं और उनकी हड्डियाँ भी दिख रही हैं। उनके पास खाने के लिए बिल्कुल भी किसी तरह के संसाधन नहीं बचे हैं। और दूसरी इमेज है कि एक परिवार है जो कि अपने मिनिमम क्लॉथिंग पे है, किसी ने आधे कपड़े पहना है, सभी के पास किसी तरह के चप्पल और फुटवेयर नहीं है पहनने के लिए, और वो मजबूर हैं अपना गांव छोड़ने के लिए। ये इनका गांव है, यहाँ से छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्टिविटीज़ में दिए गए हैं। व्हाट डू यू सी इन पिक्चर 1? पिक्चर 1 में हम ये देख रहे हैं कुछ जो ओल्ड एज पीपल हैं वो सब स्टारवेशन जो कैंप लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उस समय की, जो कि वहाँ पर पहुँच रहे हैं 1945 में। विच एज ग्रुप इज़ सीन इन द फर्स्ट पिक्चर? कौन सा एज ग्रुप आपको दिख रहा है? तो जैसा मैंने बताया, हमें ओल्ड एज के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। कैन यू से दैट द फैमिली शोन इन पिक्चर 4.2 इज़ अ पुअर फैमिली? वाई? जो हमने ये इमेज देखी, क्या ये पुअर फैमिली पूछ रहा है? बिल्कुल पुअर फैमिली है। उन्होंने अपने मिनिमम क्लॉथिंग्स पहनी हुई हैं, आधे आधे बदन के कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, अपना गांव छोड़ने पे मजबूर हैं, तो वो पुअर फैमिली हैं। और कैन यू इमेजिन द सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ पीपल बिफोर द अकरेंस ऑफ फेमाइन? पहले वो कैसे गुजारा करते थे फेमाइन के पहले? तो फेमाइन के पहले मोस्ट प्रोबेबली वो या तो गांव में छोटे अपना कुछ डेयरी का कुछ दूध वगैरह बेचने का काम करते होंगे, या फिर उसके अलावा वो एग्रीकल्चर के फील्ड में एक्टिव थे। जैसा हमें एक जो कहना चाहिए प्रथम दृष्टवा जो होता है, प्रथम दृष्टवा या फिर हमें फर्स्ट अपीयरेंस में ऐसा दिख रहा है। और कुछ ई में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज़ टू गिवन। अब क्या रिलीफ कैंप में क्या उन्हें एम्यूनिटीज़ वगैरह दी जाती होंगी? जो कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी के जो रिलीफ कैंप होते हैं उसमें उन्हें बेसिक वही खाना दिया जाता होगा, ऐसे और रहने की जगह दी जाती होगी। अब इसमें आगे देखते हैं, नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज़ हैपन इन इंडिया अगेन। इंडिया में बंगाल के जो फेमाइन था उसके बाद से किसी भी तरह का फेमाइन इंडिया में तो हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे कुछ जगह हैं जैसे कालाहांडी और काशीपुर उड़ीसा में है, वहाँ फेमाइन लाइक कंडीशंस है। काफ़ी लोग वहाँ पे स्टारवेशन से पीड़ित हैं, काफ़ी लोगों को वहाँ पे 2 टाइम का खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, वो भूखे पेट उन्हें सोने पे मजबूर हो रहे हैं, जिसके कारण स्टारवेशन से उनकी बॉडी वीक होकर डेथ तक भी हो रही है उनकी। आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी हमारे यहाँ डेथ हो रही है। और जैसे और कुछ भी केस हैं जो कि बारन डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जो एमपी की बॉर्डर से लगी हुई है, उस बारन डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ केस ऐसे आए हैं जहाँ पर जो लोग हैं खाने की कमी से वहाँ पे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। फूड सिक्योरिटी इसीलिए इतना सब हम आज भी हमारे डेथ हो रही है भूख से अगर आज भी इस देश में लोग मर रहे हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि फूड सिक्योरिटी इस देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नीडेड है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि कौन हैं, हु आर फूड इनसिक्योर लोग सबसे ज़्यादा कौन है? ऑल्दो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। बहुत सारे लोग हैं जो फूड न्यूट्रिशन की जो इनसिक्योरिटी है इंडिया में वो फेस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं वल्नरेबल सबसे ज़्यादा हैं, वो है लैंडलेस पीपल, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, या तो बहुत छोटी सी ज़मीन है जिसमें वो अपना भी गुजारा नहीं कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल आर्टिशन होते हैं, जो कला के जो लोग थे, जैसे हमने देखा ब्रिटिश ने क्या किया कि हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह चीज़ें थी और उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पहुंचाया, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने कटौती की, लोगों को इनकरेज नहीं किया आगे बढ़ने से, जिससे हमारी जो बेसिक इकोनॉमी जो गाँव से मिल के एक पूरे देश को बनाते थे सोने की चिड़िया, वो भी धीरे धीरे विलुप्त होती गई और इंडिया पॉवर्टी की ओर बढ़ता गया। एम्प्लॉयड वर्कर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, मैंने अगर रेडी लगाया हूँ, ठेला लगाया हूँ, गुपचुप की दुकान लगाया हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बेगर्स होते हैं जिनके पास कोई जगह नहीं होती। अर्बन एरियाज़ में देखें तो जो लोग होते हैं जो इल पेड ऑक्यूपेशंस वाले होते हैं कि उन्हें पूरा महीना काम कराया जाता है और उनको 2000 या फिर ऐसे कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, तो ये सब वर्कर्स हैं, ये भी लार्जली वल्नरेबल सबसे ज़्यादा होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं। अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है फेमाइन रिलेटेड, या भी जैसे कोविड की सिचुएशन हमने रिसेंटली देखा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो यही तबके थे जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो मजदूर हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। 45 डिग्री की गर्मी में वो पैदल चलने पर मजबूर थे, भूखे पेट। अब हम एक स्टोरी देख लेते हैं रामू की। रामू एक कैजुअल लेबर है जो कि एग्रीकल्चर, रामू एज अ कैजुअल लेबर है, वो एग्रीकल्चर में एक रायपुर विलेज में काम करता है। उसका सबसे जो बड़ा सन है वो सोमू है, और वो 10 साल का है, और वो
एज अ पाली काम करता है। पाली मेरे ख्याल से ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन शायद पाली उन्हें कहते हैं उनके जो सरपंच की मदद के लिए रहते हैं। तो पाली जो है वो सरपंच के यहाँ आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच, शायद पाली, पता नहीं यार पाली क्या होता है। तो पाली सरपंच के यहाँ, पाली मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि पाली होता क्या है। तो वो सरपंच जो है उसके पाली का काम करता है, जैसे पूरे साल भर के लिए उसको एम्प्लॉयड किया हुआ है, जिसमें 1000 रुपये उसकी तनख्वाह है। उसकी जो वाइफ है वो लोगों के घर साफ़ करती है। उसकी नहीं, मतलब कि जो रामू है, रामू उसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी सोमू की मम्मी जो है उसकी सुनहरी नाम है, वो पार्ट टाइम काम करती है लोगों के घर में, जिसमें उसे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आधा लीटर कोई दूध दे देता है, कोई वेजिटेबल दे देता है, कुछ बचा हुआ खाना दे देता है, कुछ कुक्ड फूड दे देते हैं। और 8 महीने तक तो वो जो हमारा रामू है वो काम करता है खेतों में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 8 महीने के बाद उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि खेती जो है वो एक सीजनल है। फार्मिंग एग्रीकल्चर जो एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। आप 12 महीने फसल नहीं लगा सकते अगर आपके पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है और मॉडर्नाइजेशन आप एग्रीकल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, कभी कभी वो ब्रिक लेइंग जो जगह होती है, ईंटे भट्टे कहा जाता है हिंदी में, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम करता है। इतने सब एफर्ट से क्या होता है कि वो इतना तो अर्न कर सकता है कि कभी कभी अपने घर के लिए एसेंशियल खरीद सके। लेकिन जब उसके अनएम्प्लॉयमेंट के डेज़ होते हैं, मतलब वो 4 महीने में अगर उसे कभी जॉब नहीं मिली ईंटे भट्टे में, ब्रिक लेइंग फार्म में, तो वो बहुत परेशानी का सामना करता है उनका परिवार। और स्लीप विदाउट फूड, मतलब उसको बिना फूड के भी सोना पड़ता है। मिल्क, वेजिटेबल्स उनके रेगुलर पार्ट नहीं है उनकी डाइट का, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, क्योंकि 4 महीने बहुत उनकी मुश्किल से गुजरते हैं। अब रामू जी की कहानी से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे एक पहला क्वेश्चन आता है, वाई इज़ एग्रीकल्चर अ सीजनल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटी क्यों है, ये रेगुलर क्यों नहीं है? इसका रीज़न है क्योंकि एक फसल को बोने से लेकर काटने तक का एक समय होता है। जब फसल कट जाती है उसके बाद अगली फसल बोने तक के लिए उनके पास समय नहीं होता। जैसे अगर बारिश में अगर हम धान बोते हैं, चावल बोते हैं, तो हमें अगले साल बारिश का ही वेट करना पड़ेगा उस धान और चावल को बोने के लिए, क्योंकि उसे एक ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आप पानी जो सिंचाई व्यवस्था है आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको बारिश तक का ही वेट करना पड़ेगा। और उस बीच में आप और कुछ नहीं बो सकते। सब्जियां भी अगर आप बोओगे तो आपको उनको पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पानी ही अवेलेबल नहीं है तो आप सब्जियां भी नहीं बो पाओगे। तो इसलिए आपको एक सीज़न पर्टिकुलर ऐसा होगा साल में जिसमें आपको खाली बैठना भी पड़ सकता है। वाई इज़ रामू अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ ऑफ अ ईयर। वही जो मैंने बोला, रामू अनएम्प्लॉयड क्यों रहता है 4 मंथ ऑफ द ईयर, क्योंकि उसके पास इतनी इरिगेशन फैसिलिटी होगी नहीं, है जिसके खेत में वो काम करता है उसके पास नहीं होगी, तो वो इस तरह से और जो फसलों को नहीं बो पाता और वो मल्टी क्रॉपिंग वहाँ पे नहीं कर पाता। व्हाट डस रामू डू व्हेन ही इज़ अनएम्प्लॉयड होता है, तो वो क्या करता है, वो जैसे बताया गया ब्रिक की जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे काम करने को अपना इच्छा रखता है। कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी उसे नहीं मिल पाता, तो 4 महीने घर पे ही बैठा रहता है। सप्लीमेंट इनकम क्या है, जो उसका सन है सोमू, वो अपने पाली का काम कर रहा है सरपंच के यहाँ, वहाँ से उसकी सप्लीमेंट इनकम हो रही है। और उसकी जो वाइफ है सुनहरी, वो चली जाती हैं किसी घर में साफ़ करने का, हाउस होल्ड के काम करती हैं, तो उसे कुछ दूध और सब्जी और वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाते हैं। वाई डस रामू फेस डिफ़िकल्टी व्हेन ही इज़ अनेबल टू हैव वर्क। उसको डिफ़िकल्टी क्यों होती है जब उसे वर्क नहीं होता? तो ये तो सीधी सी बात है, उसकी अर्निंग कम हो जाती है, घर की जो टोटल जो इनकम है अपने डेली एसेंशियल को जुटाने के लिए वो कम हो जाती है। व्हेन इज़ रामू फूड इनसिक्योर रामू तब होता है जब उसे ब्रिक फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलता, और साथ ही साथ उसका 4 महीने जो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसकी चल रही होती है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती किसी चीज़ की खेती से रिलेटेड, तो वो फूड इनसिक्योर हो जाता है। अब एक इसी तरह से हम एक अहमद की भी स्टोरी देख लेते हैं। अहमद एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा वाला है। वो शिफ्ट हुआ है बेंगलोर में। कहाँ से शिफ्ट हुआ? झुमरी तलैया एक जगह का नाम है। तो उसके फैमिली में 3 ब्रदर्स हैं, 2 सिस्टर हैं और उनके ओल्ड पेरेंट्स भी हैं। वो झुग्गी में रहते हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर जो डिपेंड करता है सभी का, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है अहमद, जो कि रिक्शा चलाता है। लेकिन क्या होता है रिक्शा चलाने में प्रॉब्लम, अर्निंग जो है उसकी बहुत फ्लक्चुएट करती है। कभी तो हो जाती है ठीक ठाक कि घर के एसेंशियल आइटम ला दिए जाएँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी अर्निंग बहुत ही कम हो रही है किसी दिन में। लेकिन इनके पास एक फ़ायदा है, इनके पास एक येलो कार्ड है। येलो कार्ड क्या होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें राशन कार्ड दिया जाता है। येलो कार्ड वो बिलो पॉवर्टी लाइन को दिया जाता है। इस कार्ड में क्या होता है कि हमें जो बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल ये सब मिल जाता है। मतलब जो किराने की चीज़ें हैं जो राशन दुकानों में हमें बहुत कम दाम पे मिलती है, जिसमें हम अपना गुजारा कर सकें और खाना खा सकें, जिसमें गेहूँ है, राइस है और शक्कर है, केरोसिन ऑयल भी मिल जाता है इन्हें।
तो इसे एसेंशियल जो हैं सारे मिल जाते हैं मार्केट प्राइस से काफ़ी कम में। उसने एक पर्टिकुलर डे है जब वो राशन की दुकान खुलती है, वो जाके ले आता है। तो इसके कारण क्या होता है, छोटी सी इनकम होने के बावजूद, रिक्शा चलाने जैसे छोटे काम करने के बावजूद, उसकी इनकम कम होने के कारण इतने सारे लोगों में अकेला एक अर्नर होने के बावजूद अपने फैमिली को चला पा रहा है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डज अहमद हैव रेगुलर इनकम फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? बिल्कुल नहीं, कभी उसको फ्लक्चुएट हो रही है, कभी उसको इनकम अच्छी है, कभी नहीं है। हाउ डज द येलो कार्ड हेल्प अहमद टू रन हिज फैमिली इवन विथ स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग? तो उससे क्या होता है कि जो उनके एसेंशियल आइटम है खाने के लिए, जिसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, इसमें वीट होता है, शुगर होता है और राइस होता है, वो उसे सब्सिडाइज रेट में मिल जाता है, काफ़ी कम रेट में मिल जाता है। तो उसके पैसा थोड़ा उसके हाथ में बच जाता है, तो अदर एसेंशियल आइटम्स है उसमें वो पैसा खर्च कर देता है। तो इसी के साथ ये भी देखा जाता है कि जो सोशल पैरामीटर्स होते हैं, जो सो कॉल्ड जो छोटी जातें कही जाती है कि आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, ऐसा जो सदियों से एक हमारी जो कुप्रथा चली आ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो एसटी एससी और जो ओबीसीज होते हैं, वो उनके पास लैंड भी देखा गया है आम तौर पे, सभी के लिए बात नहीं हो रही है, आम तौर पे उनके पास लैंड भी कम होता है, और अगर लैंड होता भी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं फूड इनसिक्योरिटी के। फूड इनसिक्योरिटी मतलब उनको खाना ना मिलना, स्टारवेशन की तरफ बढ़ने को फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर जो होती है, जैसे कि अभी कोविड आया, जैसे हम पैंडेमिक कह रहे हैं, वो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा लोग जो प्रभावित हुए वो माइग्रेंट्स हुए हैं, जो अब काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाके वो काम कर रहे थे। हु हैव टू माइग्रेट इन अदर एरियाज़ इन सर्च ऑफ वर्क। जैसे बिहार के बहुत से लोग हम मुंबई पे गए हुए थे, वो कैसे पैदल चल के उन्होंने 45 डिग्री की गर्मी में उन्होंने पूरा देश को क्रॉस किया है। तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके पास फूड की बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं। लेकिन ये बहुत एक अजीब सी एक बात है कि ये भी देखा जा रहा है कि जो अनबॉर्न बेबी है, वो मतलब जो मैटरनिटी में है, वो अपने माता के गर्भ में है, बावजूद वो गर्भ में रह के भी वो उस पर रिस्क है कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए। कैसे हो जाएगा? उसकी माँ को खाना नहीं मिलेगा प्रेगनेंसी के समय, तो वो उसका शिशु होगा, वो अंदर ही अंदर, पेट के ही अंदर वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, वो कुपोषित हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, बहुत सारी जो नर्सिंग मदर्स हैं, जो गर्भवती हैं, और जो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो 5 साल से कम हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा वल्नरेबल है फूड इनसिक्योरिटी के। जिससे सरकार कितने सारे प्रोग्राम चलाती हैं कि आंगनवाड़ियों में उन्हें दलिया वगैरह दिया जाता है और उन्हें आयरन टैबलेट्स वगैरह दी जाती है। तो कोशिश जारी है सरकार की, लेकिन एक डाटा जो निकल के आया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक डाटा निकल के आया था 1998 और 1999 में कि ऐसे लोग, ऐसे जो वीमेंस हैं, जो नर्सिंग वीमेंस है और चिल्ड्रन है जो 5 साल से कम है, ऐसी जो क्वांटिटी है हमारे देश में वो 11 करोड़ है। 11 करोड़ मतलब बहुत होता है। आगे देखते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो फूड के इनसिक्योर पीपल हैं, जिनके पास फूड की सबसे ज़्यादा कमी है और सबसे ज़्यादा कमी हो सकती है किसी भी एक नेचुरल डिज़ास्टर के समय, वो इन प्रोपोर्शनलिटी में बटे हुए हैं, मतलब एक जगह पर नहीं है। जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इनकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न साइड और साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और हमारा मध्य प्रदेश के भी कुछ जो पार्ट हैं और महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट हैं, वो भी फूड इनसिक्योर पीपल से भरे हुए हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज है इनका, ये हमारे देश के और जगहों से ज़्यादा है। अब जो भूख होती है, वो जो फूड इनसिक्योरिटी जो होती है उसका एक एस्पेक्ट होती है। मतलब भूख किसी को लग रही है, वो इसका मतलब वो फूड इनसिक्योर है। भूख लगने के बावजूद वो खाना खाने में अनेबल है, वो अपने खाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड का जो बंदोबस्त करने के लिए अगर वो असमर्थ है, तो वो एक फूड इनसिक्योर इंसान कहा जाएगा। जब और अटेनमेंट जो होगा फूड सिक्योरिटी तभी मानी जाएगी जब हम एलिमिनेट कर देंगे करंट हंगर को। मतलब अभी जो लोग भूखे सो रहे हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं, एलिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें मार देंगे। तो गरीबी को हटाना है, हमें गरीबों को नहीं हटाना है। इसका मतलब है कि एलिमिनेट करना होगा, उन्हें खाना देकर एलिमिनेट करना होगा। ऐसा नहीं कि उन्हें जान से ही मार दिए तो वो तो एलिमिनेट हो ही गए, भूखे है ही नहीं वो फिर। तो इसे उन्हें खाना देना है, और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि फ्यूचर में जो चांसेस हैं फ्यूचर हंगर के, फ्यूचर जो स्टारवेशन के, फ्यूचर फेमाइन के जो चांसेस है, उसे भी हमें ये कम करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास फ्यूचर के लिए खाना स्टोर है, हमने उसे निकाल के अभी के लोगों को दे दिया और फ्यूचर में हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में लोग भूखमरी से मर गए। तो ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर का भी ध्यान देना और साथ ही साथ अभी के लिए भी ध्यान देना है। अब हंगर कितने प्रकार की हो सकती है? हंगर क्रॉनिक हो सकती है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक। एक सीजनल हो सकती है, मतलब कुछ समय तक। क्रॉनिक हंगर कैसे होती है? क्रॉनिक हंगर जो होती है वो कॉन्सिक्वेंस होती है डाइट जो
मेंटेन नहीं कर सकते। इनएडुकेट जो अमाउंट में वो डाइट लेते हैं, जैसे कि मैं गरीब हूँ तो मुझे न्यूट्रिशन वैल्यू, जो मुझे कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए होगी, वो मैं इनएडुकेट अमाउंट में लूँगा। मेरे पास एडुकेट नहीं होगी वो चीज़ें, मैं फल नहीं खा सकता रोज़ के, मैं दूध नहीं पी सकता रोज़ में, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जिससे मैं एक समय के साथ साथ मैं खाना तो थोड़ा बहुत खा रहा हूँ, लेकिन वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं है कि वो मेरी बॉडी को एक न्यूट्रिशन दे सके, मेरी बॉडी को एक कहना चाहिए मेरी बॉडी को बीमारियों से जो है वो बचा सके। प्रोन टू डिसीज़ हो जाऊंगा मैं और बीमारियां मुझे जल्दी पकड़ेंगी। तो और एक जो होती हैं सीजनल हंगर, सबसे पहले जब हमने जो डिस्कस किया वो क्रॉनिक हंगर है। हम बहुत लंबे समय तक हमें खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, तो हम क्रॉनिक हंगर का शिकार हो जाएंगे। एक होती है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर क्या होता है, जैसे कि मैं किसान हूँ, मैं 8 महीने मैंने फसल बोया, फसल बोने के बाद मैंने फसलों को बेच दिया, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिला, लेकिन 4 महीने मेरे पास कोई काम नहीं है। 4 महीने मैं एक सीजनल हंगर का शिकार रहूँगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग करने के बाद मेरे पास नई फसल लगाने के समय बहुत पैसे मेरे नई फसल में लग जाएंगे और मेरे पास खाने के लिए बहुत कम, अपने घर के लिए एसेंशियल आइटम खरीदने के लिए बहुत कम फंड रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखा गया कि ये केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही नहीं होता, ये शहरों में भी होता है। जो कंस्ट्रक्शन के लेबर होते हैं, ये देखा गया है कि रेनी सीज़न में क्या होता है, जैसे किसी पुलिया का काम चल रहा है या फिर किसी सीमेंट का वर्क चल रहा है ओपन एरिया में, तो वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि पानी गिरेगा तो सीमेंट बह जाएगी। तो जो लेबर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर, जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर्स होते हैं, उन्हें रेनी सीजन में भी वो सीजनल हंगर का सामना करते हैं। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। इसमें हम ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए कि इसमें ये लिखा हुआ है कि एंटायर ईयर में अगर किसी पर्सन को जो है किसी तरह की अर्निंग नहीं हो रही, वर्क नहीं मिल रहा है, तो वो सीजनल हंगर में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एंटायर ईयर नहीं मिलेगा तो फिर वो तो क्रॉनिक हंगर हो जाएगी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है एंटायर ईयर जो एंटायर ईयर यहाँ पे दे रहा है, कहा गया है, मतलब इसका मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर, मतलब कि मुझे जनवरी से मार्च तक किसी भी तरह का मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, तो इसी तरह से लिखा है। मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो क्रॉनिक हंगर होती है, मतलब मैं लंबे समय तक अपने परिवार के लिए फूड का जुगाड़ नहीं कर सकता, न्यूट्रिशियस फूड मेरे पास नहीं रहेगा। और ये जो सीजनल हंगर होती है, सीजनल हंगर में हमने ये देखा कि एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबर है तो वो रेनी सीजन में उसे कंस्ट्रक्शन की जॉब नहीं मिल रही है, और जो दो हार्वेस्टिंग के बीच का समय होता है वो रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर उन्हें किसानों को वहाँ पे जो सीजनल हंगर का सामना करना पड़ता है। तो ये एक विडंबना ही है कि हम आज़ादी के 73 साल बाद भी जो सुपर पावर बनने का एक सपना देख रहे हैं और आज भी हम अपने देश से भुखमरी को नहीं मिटा पाए। और ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हम जैसे संपन्न लोगों के लिए शर्म की बात है। आज भी इस देश में, जो एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को लोकतंत्र कहता है, वहाँ भी आज लाखों लोग सड़कों पर भूखे सोते हैं। तो ये हमें ज़रूरत है कि हम अपने लेवल पर भी कुछ कर सकें। सरकार तो खैर प्रयास कर ही रही है, तो आगे का हम बाद में डिस्कस करते हैं।